तो हमने एपी पढ़ा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी में आगे जो है वो एएम, आज एएम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन ना। एएम का फुल फॉर्म हो गया अरिथमेटिक मीन। हम 3 तरह के मीन पढ़ेंगे। पहला एएम, 1 AM बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर के बीच में 1 AM। जैसे मेरे नंबर है AM बिटवीन, मान लो वो नंबर है A एंड B, तो इनके बीच में अगर 1 AM निकालना है तो दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। पहले भी किया है तुम लोगों ने, 9th 10th में भी किया है कि 2 नंबर का AM निकालना है तो दोनों नंबर को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। दूसरी टाइप 1 AM ऑफ मैनी नंबर्स। अभी कितने नंबर थे? 2। अब कई नंबर, मतलब 2 से ज्यादा नंबर। तो AM ऑफ x1 x2 x3 डॉट 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 xn। मान लो ये n नंबर है, वो n 3 हो सकता है, वो n 2 भी हो सकता है, वो n 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, कितना। कैसे मिलेगा? सारे नंबर्स को ऐड करो और गिनती में वो कितने हैं उससे डिवाइड कर दो। जैसे अगर वो 6 है तो 6 से डिवाइड कर दो, 10 है तो 10 से डिवाइड कर दो, n है तो n से डिवाइड कर दो। एक विशेष बात, यहां मैंने शब्द लगाया बिटवीन और यहां वो शब्द नहीं लगाया। ये जो होगा AM मिलेगा, ये इन दोनों नंबर्स के बिल्कुल बीचों बीच में होगा, जस्ट सेंटर में, यूं कह दो मिड पॉइंट। और ये जो मीन मिलेगा ये कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे समझो कि जैसे मान लो नंबर लाइन की बात कर लेते हैं, यहां कहीं A और यहां कहीं B, तो इनका जो मीन होगा वो बिल्कुल इनके बीचों बीच होगा, अरिथमेटिक मीन बिल्कुल सेंटर में। लेकिन अगर x1 x2 x3 xn ये वाले हैं तो इनका मीन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो किन दो के बीच में है ये हमें नहीं पता पड़ सकता। क्योंकि हमें पता नहीं पड़ सकता इसलिए हमने बिटवीन शब्द यूज नहीं किया, ऑफ, और यहां हमें एग्जैक्ट पता है कि बीचों बीच होगा इसलिए बिटवीन यूज। दूसरी बात, ये बात समझ में आ गई? तुम ध्यान दो, मैंने इनको A1 A2 A3 AN नहीं कहा है। मैंने इनको x1 x2 x3 xn कहा है। अच्छा, अगर मैं A1 A2 A3 AN कहता तो तुम क्या समझते? कुछ समझते क्या है? अगर मैं x1 x2 x3 xn की बजाय इनको A1 A2 A3 AN लिखता तो कुछ और समझते क्या एक्स्ट्रा? कुछ भी? हाँ, ऑब्वियसली तुम्हें ऐसा लगता कि ये AP की टर्म है, जबकि कोई जरूरी नहीं है। जो नंबर्स का मीन निकालना है वो AP की टर्म हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सबको ऐड करना है और n से डिवाइड करना है। एक एग्जांपल है, जैसे मेरे 4 नंबर का AM निकालना है तो 1
2, 2 और 7, ये 4 नंबर कोई से भी हो सकते हैं। अब तुम देख सकते हो कि ये एपी में नहीं है, फिर भी हम इनका मीन निकाल सकते हैं। सबको ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो। समझ में आ गई बात? इसके बाद तीसरा, और ये थोड़ा सा कहना चाहिए टिपिकल है या यही जरूरी है, ये तो तुम लोग 9th 10th में भी सीखे आए। तीसरा, मैनी AM बिटवीन 2 नंबर्स। अभी क्या था, 2 नंबर के बीच में एक AM, अब इन्हीं 2 नंबर्स के बीच में कई AM, एक नहीं कई। चले आगे। तो एक फिनोमिना है कि अगर 2 नंबर के बीच में AM इंसर्ट करते हो, घुसाते हो, तो वो AM और ये दोनों नंबर मिलके AP बनाएंगे। अगर 2 नंबर के बीच में GM घुसाते हो, ज्योमेट्रिक मीन, तो वो GM और ये दोनों नंबर मिलके GP बनाएंगे। अगर 2 नंबर के बीच में HM घुसाते हो, हार्मोनिक मीन, तो ये HM और ये दोनों नंबर मिलके HP बनाएंगे। मतलब जिस क्वालिटी का मीन घुसाओगे उसी क्वालिटी की प्रोग्रेशन बनाएंगे। अरिथमेटिक मीन घुसाते हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, ज्योमेट्रिक मीन घुसाते हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, हार्मोनिक मीन घुसाते हो तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो मान लो कई मीन की बात कर रहे हैं, तो x1, अब मीन को नाम देते हैं कैपिटल A से, तो A1, A2, A3, AN, ये मीन हम घुसा रहे हैं। किसके बीच में? बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B। A और B के बीच में हम ये इतने सारे मीन घुसा रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं। तो प्रॉपर्टी क्या हुई कि A, B और इनके बीच में ये जितने मीन हैं, ये मिलके क्या बनाएंगे? AP। क्यों? क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन है। जब हम आगे पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन तो क्या बनाएंगे? GP। AP की टर्म पता करनी है। अब सुनना ध्यान से, हालांकि ये मीन है, मीन ही तो है ये, लेकिन ये इस AP की टर्म्स भी हैं। वो AP शुरू कहां से हो रही है? स्मॉल a से। खत्म कहां पे हो रही है? B पे। और बीच में ये है, यानी ये AP की टर्म्स भी हैं और जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो AP की किसी टर्म की वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? AP की किसी टर्म की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, और किस नंबर की टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता पड़ गई A है, यहीं से तो शुरू हो रही है अभी। अब और क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस के लिए नंबर तो पता ही नहीं है, वही तो पता करने हैं। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला रखेंगे। तो लास्ट टर्म के फॉर्मूले में n आता है। वो n क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ टर्म्स। वेरी गुड। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड करनी पड़ेंगी। किसमें? इस पूरी AP में। तो बताओ, सोच के बताओ जल्दी से, इस AP की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? शाबाश। कैसे पता पड़ा? इसके बीच में ये n तो AM है, मीन से,
n तो ये हो गए और एक ये और एक ये, दो और बढ़ गए, तो n में दो बढ़ गए तो n+2। अब मैंने फॉर्मूला लगाया लास्ट टर्म क्या है बोलो, b। ये फॉर्मूला था L = a + n-1 × d, है ना। तो L की जगह b आ गया, a की जगह a ही है, n की जगह नंबर ऑफ टर्म्स हो गई n+2 -1 × d। चले आगे, a को इधर लाए, 2 में से बन गया 1, n+1 क्रॉस इंटू हो गया अपॉन में आया, ये d की वैल्यू होगी। चले आगे, तो पहला मीन तो पहला है, टर्म तो दूसरी है, समझ में आ रही बात। और दूसरी टर्म कौन सी होती है, a + d, बोलो a + d की जगह ये पूरी वैल्यू, ठीक है। दूसरा मीन दूसरा है, लेकिन टर्म तीसरी है, पहली दूसरी तीसरी, और तीसरी टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, तो a+2 और d की जगह ये। तीसरा मीन, इस ऑर्डर को देख के बताओ क्या होगा, समझ गए है ना। तो 10वां मीन a + 10 और ये सब, तो फिर kवां मीन a + k, ये एक हमने फॉर्मूला बना लिया। इस फॉर्मूले की मदद से हम कोई सा भी मीन निकाल सकते। अगर तुम्हें पहला मीन चाहिए तो इसमें k की जगह 1 रख दो, दूसरा मीन चाहिए k की जगह 2 रख दो, 50वां मीन चाहिए k की जगह 50 रख। लेकिन शर्त है एक, क्या कि एक तो k नेचुरल नंबर होना चाहिए, भाई पहला मीन मिलेगा या फिर दूसरा मिलेगा, 1.5वां तो नहीं मिलेगा, यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए। और दूसरी शर्त k < n होना चाहिए। भाई तुमने मान लो 10 मीन इंसर्ट किए, 10, तो तुम कौन कौन से पता कर सकते हो, पहला दूसरा तीसरा से लेके 10 तक मीन इंसर्ट किए हैं 10, और मैं तुमसे पूछूं कि 15वां मीन बताओ, कैसे बता दोगे। जो मीन इंसर्ट किए हैं उन्हीं में से कोई सा बता सकते हो, यानी जो इंसर्ट किए हैं वो n है और जिस नंबर का चाहिए वो k है। तो k या तो n के छोटा हो कि 10 मीन इंसर्ट किए हैं तो हम पहला बता सकते हैं, दूसरा बता सकते हैं, तीसरा, ये सब n से छोटे हो गए, या हम 10वां बता सकते हैं तो k n के इक्वल हो गया, बड़ा नहीं हो सकता। देखो बात समझ में आई क्या। तो ये पूरा अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट है। देखो समझ में आया, नोट करो। तो ये एपी और उससे आगे एएम के सारे कॉन्सेप्ट हुए। अब जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी क्या होती थी, कैसे बनती थी, हाँ चलो चालू। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, एक फिक्स नंबर ऐड होता था और आगे की टर्म मिलती जाती थी, और उस फिक्स नंबर को जो ऐड होता था उसको क्या कहते थे,
कॉमन डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट करते थे? स्मॉल डी से। फर्स्ट टर्म को क्या कहते थे? ए। यहां पे भी फर्स्ट टर्म को ए ही कहेंगे। उसमें ऐड होता था तब आगे की टर्म मिलती थी, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आगे की टर्म मिलेगी, इसलिए इसका नाम अलग है। ये ज्योमेट्रिक है, वो अरिथमेटिक थी। अरिथमेटिक ऐड करने से मिलेगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लाई करने। तो वहां पे जो ऐड करते थे उसको कॉमन डिफरेंस कहते थे, डी से रिप्रेजेंट करते थे। यहां पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसे कॉमन रेशो कहोगे, और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करोगे। तो अब अगली टर्म क्या होगी? आर का ए में मल्टीप्लाई होगी, ए इंटू आर। अगली टर्म क्या होगी? ए आर में आर का मल्टीप्लाई करने पर मतलब ए आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अगली टर्म तो nth टर्म क्या होगी? देखो ध्यान से, ये कौन से नंबर की है? तीसरी। तो आर की पावर कितनी है? 2, 3 से 1 कम। ये कौन से नंबर की है? तो आर की पावर 3, 4 से 1 कम। जिस नंबर की टर्म है उससे 1 कम आर की पावर है। तो अगर nth नंबर की टर्म है तो उससे 1 कम आर की पावर होगी, और हर एक में ए है तो इसमें भी ए होगा। ये फॉर्मूला हो गया जीपी की किसी भी नंबर की टर्म निकालने के लिए। उसके लिए हमारी डिमांड क्या क्या है? फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और कॉमन रेशो पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि किस नंबर की टर्म निकालनी। कॉमन डिफरेंस डी कैसे मिलता था? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, या थर्ड में से सेकंड को, या मतलब आगे वाली में से पीछे वाली को माइनस करके। ऐसे ही कॉमन रेशो जिसको हम कहते हैं आर, कैसे मिलेगा? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके, या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करके, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करके, nth टर्म को n-1th टर्म से डिवाइड। भाई उसमें d ऐड होता था तो कॉमन डिफरेंस निकालते समय माइनस का यूज किया था, क्योंकि प्लस का उल्टा माइनस। यहां पे r से मल्टीप्लाई होता है तो कॉमन रेशियो निकालते समय डिवाइड का यूज, क्योंकि मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड। चले आगे। ये हुई जीपी। लास्ट टर्म का इसमें भी वही फॉर्मूला, जो डिफरेंस वहां पे nth टर्म में n में और लास्ट टर्म के n में था वो यहां पे भी है। यहां n क्या है? डिजायर्ड प्लेस, बोलो। और यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। लास्ट से kth टर्म फ्रॉम लास्ट। पहली टर्म ए, दूसरी कैसे मिलेगी? बताओ जल्दी। आर से मल्टीप्लाई करके। तीसरी कैसे मिलेगी? और अगर लास्ट टर्म एल तो इससे पहले वाली कैसे मिलेगी? भाई इधर से इधर जा रहे हो तो आर का मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हो, उधर से वापस लौटोगे तो क्या होना चाहिए? तुम्हारे दिमाग में है, बोल नहीं रही हो बस, और वही सही है, बिल्कुल सही है। इतना इधर से इधर गए तो आर से मल्टीप्लाई करते गए, वापस लौटना है
ए आर से ए कैसे मिलेगा? डिवाइड करके, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड। तो एल के पीछे आना है तो एल को आर से डिवाइड कर दो, और पीछे आना है फिर आर से डिवाइड कर दो, और पीछे आना है फिर आर से डिवाइड कर दो। यानी kth टर्म फ्रॉम एंड या लास्ट, ये कौन से नंबर की है? लास्ट से चौथी, तो नीचे आर की पावर 3 है, 4 से 1 कम। ये तीसरे नंबर की, तो नीचे आर की पावर 2, 3 से 1 कम। तो अगर kth नंबर की है तो नीचे आर की पावर k से 1 कम कितनी होगी? और ऊपर तो l हो गई। ये हो गई एंड से कोई सी टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला। देखो समझ में आया क्या? चलो, इसके बाद एन टर्म का सम। वहां क्या कहते थे एन टर्म के सम को? एपी में एन टर्म के सम को क्या कहते थे? एस एन। यहां भी एस एन ही कहेंगे। एस स्टैंड फॉर सम और एन लिख दिया मतलब एन टर्म का सम। वो एन टर्म कौन सी होंगी? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और अगर एन टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? ए आर की पावर n-1, और इनका सम हो जाएगा Sn। क्या चीज हुई? सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, यही लाइन दोबारा लिख रहा हूं, बस r से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। ठीक है, तो r का Sn में हुआ r इंटू Sn, r का a में हुआ ar, ये ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, और ये ए आर टू द पावर n। देखो अब सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये सब क्यों कर रहे हैं? फॉर्मूला बनाने के लिए। फॉर्मूला कैसे बन रहा है ये बता रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हुई, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हुई। तो ये ए आर से ये ए आर ऐसे कटते गए, बोलो। तो इससे पहले जो होगा उससे ये कट गया होगा। कौन कौन बचा? एक तो ये बचा, क्यों? क्योंकि नीचे इसके पहले कोई नहीं है, और एक ये बचा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इसके बाद में कोई नहीं है। क्या बचा? एक तो ए, वो ऊपर है तो प्लस का, और ये नीचे है तो माइनस का, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया है। जैसे ये प्लस का और ये पूरा माइनस का, ऐसे इधर हुआ। इन दोनों पे से Sn कॉमन आ गया, ठीक है, और इन दोनों पे से a कॉमन आ गया। तो Sn इक्वल्स टू a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला हो गया। देखो समझ में आया क्या? अच्छा, मान लो मैं इस फॉर्मूले में r की जगह 1 रख देता हूं, तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0, और नीचे 0 आते ही सत्यानाश हो जाता है।
यानी कुछ भी हो जाए, हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। न्यूमरेटर में जीरो आए या ना आए, दोनों ही केस में अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो सत्यानाश हो गया। सत्यानाश से मतलब है कि अब आगे क्या होगा ये अभी तक हम लोग पता नहीं कर पाए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो थोड़ा सा इलाज किया है इसका, जो कैलकुलस में हम लिमिट पोर्शन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तुम ये मान के चलो कि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो हम उसका कोई इलाज नहीं कर पाएंगे। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। इसका मतलब ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब R 1 ना हो। चलो आगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर R1 हो गया, किसी जीपी का कॉमन रेशियो अगर 1 हो गया, मैं पूछने वाला हूं कुछ, इसलिए साथ साथ दिमाग चलाना। मैं कह रहा हूं इसका ये मतलब है, पहले यहां से शुरू करते हैं कि ये फॉर्मूला क्या देगा, सम। किसका सम? n टर्म्स का सम। किसके लिए? जीपी के लिए। यानी जीपी की n टर्म्स के सम को ढूंढना चाहते हो तो ये फॉर्मूला हाजिर है। लेकिन ये तभी हाजिर है जब उस जीपी का कॉमन रेशियो 1 ना हो। कितना हो? कुछ भी हो, 1 से छोटा हो, 1 से बड़ा हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, लेकिन 1 ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जीपी का कॉमन रेशियो 1 हुआ तो हम उसकी टर्म्स का सम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमारी मदद करेगा। मेरा क्वेश्चन है ये, फिर सुन लो। अगर किसी जीपी का कॉमन रेशियो 1 हुआ तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब हम उस जीपी की किन्हीं टर्म्स का सम नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले से। तो क्या हम और किस तरह निकाल सकते हैं? फिर सब टर्म को प्लस करके। बिल्कुल सही कह रहे हो। और कुछ सोचो, मान लो 1000 टर्म का सम निकालना हो तो क्या 1000 टर्म को एक एक करके प्लस करोगे? कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कुछ और सोचो। फर्स्ट टर्म को 1000 से बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर क्यों? शाबाश। अगर कॉमन रेशियो 1 हो गया, पहली टर्म क्या होती है? ए। दूसरी कैसे मिलती है? आर से मल्टीप्लाई करके। किसमें? ए में। तो ए में आर मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा। कितनी टर्म का सम चाहिए? 1000 टर्म का सम। ठीक है, ए को 1000 बार जोड़ो, 1000 इंटू ए, n टर्म का सम। ठीक है, ए को n बार जोड़ो, n इंटू ए। यानी अगर कॉमन रेशियो 1 है जीपी का तो हमें ऐसे किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। हम इस कॉन्सेप्ट से उसकी किन्हीं भी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? नोट करो। एक कंडीशन पे बात कर रहे हैं। मान लो एक जीपी है, उसकी फर्स्ट टर्म 1 है सपोज, और उसका कॉमन रेशियो 1/2 है या 0.5 है। तो इस 0.5 का 1 में इंटू होगा तो अगली टर्म मिलेगी, फिर इसका फिर इसमें इंटू होगा तो अगली टर्म मिलेगी, फिर इसका फिर इसमें इंटू होगा तो अगली टर्म मिलेगी,
फिर इसका फिर इसमें होगा तो फिर अगली टर्म मिलेगी, फिर मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह मिलती जाएंगी। चले आगे। एक टर्म का सम 1, भाई सम के लिए कम से कम 2 तो चाहिए, अकेली का सम तो वो खुद अकेली ही हो जाएगी। 2 टर्म का सम, इन दोनों को जोड़ो, 3 टर्म का सम, इसमें इसको जोड़ो, ठीक है। 4 टर्म का सम, इसको इसमें जोड़ो, ठीक है। 5 टर्म का सम, इसको इसमें जोड़ो, 6 टर्म का सम, इसको इसमें जोड़ो, अगली क्या होगी, और 7 टर्म का सम, इसको इसमें जोड़ो, अब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, ये करते जाओ जितनी तुम्हारी हिम्मत हो, इच्छा हो। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे, कुछ कह रही हो, बोलो बोलो क्या। वो तो ठीक है। जैसे जैसे तुम टर्म की गिनती बढ़ा रहे हो, सम बढ़ रहा है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज जो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि तुमने टर्म की गिनती बढ़ाई तो डेसिमल से पहले वाला नंबर तो फिक्स है, और इसको तुम चाहे जितने नीचे तक ले जाओ ये 1 ही रहेगा। करके देखना, ऐसा क्यों, वो अभी मैं बताता हूं। जब तुमने गिनती बढ़ाई तो ये डेसिमल से राइट एंड की पहली डिजिट 0 से बढ़ के 5 हुई, 5 से बढ़ के 7 हुई, 7 से बढ़ के 8 हुई, 8 से बढ़ के 9 हुई, और अब ये फिक्स हो गई। अब ये 9 ही रहेगी, चाहे तुम 250 टर्म का सम निकालो। आगे बढ़ोगे तो फिर क्या होगा, जब ये 9 हो गई, उसके बाद और आगे बढ़े तो इससे अगली डिजिट ने बढ़ना शुरू किया। 3 से बढ़ के 6 हुई, 6 से बढ़ के 8 हुई, अब की बार ये 8 से बढ़ के 9 हो जाएगी, और फिर ये फिक्स हो जाएगी। चाहे कितनी भी टर्म का सम निकाल लो, ये 9 फिक्स हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसके बगल वाली डिजिट ये बढ़ना शुरू करेगी। जब ये 9 पे पहुंच जाएगी तो ये फिक्स हो जाएगी। फिर क्या होगा, और आगे बढ़ाओगे कि इससे अगली वाली बढ़ना शुरू करेगी। कुछ खो खो खेला है तुम लोगों ने या देखा है, तो जिस पे बारी आती है वो दौड़ता है और दूसरों को छूना चाहता है, तो वो जो छूने वाली पार्टी होती है वो एक लाइन में बैठी होती है इधर उधर मुंह करके, तो वो जब थक जाता है तो वो एक के पास आता है, उसे खो करता है, वो उठ के दौड़ना शुरू करता है, वो बैठ जाता है। ये वाली डिजिट दौड़ दौड़ के थक गई, ये बैठ गई, इसने बगल वाली को खो कर दिया। अब ये बैठी है, बगल वाली ने दौड़ना शुरू किया, वो दौड़ती रही, जब वो थक गई तो वो बैठ गई, उसने बगल वाली को खो कर दिया। अब वो दौड़ना शुरू हुई, जब वो थक गई, थकने से मतलब है 9 बन गई, तो वो बैठ गई, उसने बगल वाली को खो कर दिया, और ये प्रोसेस चलती ही रहेगी, चाहे तुम 1 लाख टर्म का सम निकाल लो। मेरी बात समझ में आई? मैं प्रैक्टिकली दिखा पाया क्या ये बात? कभी ना कर रही है, कभी हाँ कर रही है। अब क्या कहें इस बात को, मैथ्स में कैसे इसको कंक्लूजन पे लाएं?
अब वो समझने की कोशिश करना। कंक्लूजन ये है कि तुम इस सम को जितनी ज़्यादा टर्म बढ़ाते जाओगे, 1 फिक्स है, डेसिमल फिक्स है, डेसिमल के बाद के 9 बढ़ते जाएंगे। जितनी ज़्यादा टर्म का सम निकालते जाओगे, डेसिमल के बाद के 9 बढ़ते जाएंगे। कोई भी 9 10 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो 9 होगा वो बैठ जाएगा और बगल वाली डिजिट को दौड़ा देगा। 10 तो तब होता जब वो 9 बनने के बाद भी दौड़ रहा होता। 9 बनते ही वो बैठ जाता है, बगल वाली पे चांस कर देता है तो वो दौड़ना शुरू। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये गिनती के 9 बढ़ते जाएंगे डेसिमल के बाद, लेकिन कोई भी 9 10 नहीं होगा। अगर कोई 9 10 हो जाता, मान लो 3 9 आए, चौथा 9 होके फिर 10 हो गया, तो जैसे ही 10 हुआ तो उसका 10 का 0, कैरी 1 इस पे आई, 9 and 1 10 का 0, कैरी 1 इस पे आई, 9 और 1 10 का 0, कैरी 1 इस पे आई, 10 का 0, कैरी 1 इस पे आई, तो ये 2 हो जाता। मैं समझा पाया कि ये बात? लेकिन क्योंकि कोई 9 10 नहीं होगा, इसलिए ये रिजल्ट कभी 2 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये 2 से छोटा भी नहीं रहेगा। न्यूमेरिकली तो छोटा है, प्रैक्टिकली छोटा नहीं रहेगा। प्रैक्टिकली छोटे का मतलब ये है कि अर्थ का वजन समझते हो कितना होगा पूरी जमीन का, बेहिसाब। अब हम इस अर्थ को 2 बार तौलें, वेट करें, और दोनों वेट में 1 मिलीग्राम का अंतर आए, नहीं है? आएगा ही आएगा। तो ये इतना माइनर डिफरेंस है जो निग्लेक्जेबल है, यानी टेक्निकली या न्यूमेरिकली तो ये 2 से छोटा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये 2 के इक्वल है, यानी 2 हो जाएगा। अब बेचारा 2 ही नहीं हो पा रहा, तो 2 से ज्यादा की तो उम्मीद ही मत करो, टर्म कितनी बढ़ाओ। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम इनफाइनाइट टर्म्स तक भी चले जाएं, तो मुझे पहले से पता है कि बहुत हुआ तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी फिक्स हो गया, पहले से पता है। बड़ा अजीब सा चाबू बन रही है, क्या कहें उसे, पोजीशन, कि मैं कहता हूं निकालो, चाहे जब तक दौड़ना है दौड़ो, जब तक का सम निकालना है निकालो, आज से शुरू करो, 6 दिन तक निकालते रहो सम। आंसर मैं पहले से बता देता हूं, 2 आएगा, 2 से कम आएगा, लगे रहो। क्या ये बात समझ में आई? यानी फिक्स हो गया सम। तो फिर इसके लिए एक और फॉर्मूला डेवलप किया जा सकता है। ये छोड़ दिया क्या सर? देखो टाइम हो गया क्या? ठीक है, बंद कर दो, कल इसको आगे बढ़ाएंगे।